गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसकी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है सर जो हमारी ज़िंदगी को बदल देगा? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं अगर बताऊं आपको, दुनिया की सबसे मुश्किल मशीनों को बनाने वाली मशीन का कॉन्सेप्ट। मतलब दुनिया की सबसे मुश्किल मशीनें जिसने बनाई हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आप जिंदगी में वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। और हाँ, शायद उसी की वजह से आप जिंदगी में कुछ भी ना कर पाए। दोनों की वजह वो सेम ही है। तो उस चीज का नाम है हमारा दिमाग, यानी कि ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को अगर इंसान इसको समझ ले, इसके मैकेनिज्म को समझ ले, इसके तरीकों को समझ ले, इसके काम करने के प्रोसेस को समझ ले, तो वो दुनिया की हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसका सपना उसने देखा है या जिसको वो हासिल करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रेन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक ब्रेन ऐसा है जो दुनिया की सबसे मुश्किल मशीनों को बना पा रहा है, और एक ब्रेन ऐसा है जो बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पा रहा। तो इन दोनों ब्रेन के अंदर ऐसा क्या अंतर है? क्या जो दुनिया की सबसे मुश्किल मशीनों को बनाने वाला ब्रेन है वो कुदरत ने ही उसको इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, या फिर वो ब्रेन जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा उसको कुदरत ने वैसे ही डिजाइन किया है? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि कुदरत ने दोनों ही ब्रेन को सेम डिजाइन किया है। जब वो छोटे थे, जब वो पैदा हुए थे, दोनों ही खाली थे। दोनों का जो मैकेनिज्म था, दोनों का जो डिजाइनिंग थी वो सेम थी। बट एक ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि वो दुनिया की सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकता है। एक ब्रेन वो है जो उस तरीके से उसको ट्रेन ही नहीं किया गया। तो ब्रेन को अगर हम समझ लें, हम इसके प्रोसेस को समझ लें, इसके मैकेनिज्म को समझ लें, तो हम हर वो चीज कर सकते हैं जो शायद आपको मुश्किल लगती है। आपको पढ़ना, आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, कुछ भी। आपको अगर लेजीनेस मतलब आपको आलस महसूस होता है तो उसकी वजह भी ब्रेन है। एक्टिव कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह भी ब्रेन है। अब इस ब्रेन के मैकेनिज्म को समझने जा रहे हैं हम लोग। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो शायद आज से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जब कोई गलतियां करेंगे ना, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं, मेरा ब्रेन का मैकेनिज्म ये नहीं है, मुझे इससे दूरी बनानी है और मुझे इस काम को इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि मेरा ब्रेन की एक्सरसाइज हो और मेरा ब्रेन अच्छे लेवल पे काम करे। तो इन सारी चीज़ों को आज समझने वाले हैं। आज की क्लास कोई मामूली क्लास नहीं है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिसर्च बेस्ड क्लास है और शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को बिना देरी किए। आइए, सबसे पहला सवाल बच्चों मेरा, मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों मुझे आप किसी नंबर के बारे में बताइए, और आपसे नंबर के लिए बोल रहा हूं मैं, जैसे, तो आप अपने अपने दिमाग में एक नंबर को रिपीट कीजिए, जो भी आपको याद हो अपने दिमाग में कीजिए। जैसे मैं करता रहूं ना वैसे वैसे उसी चीज को फॉलो करते रहना। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे जो नंबर याद है 7088328646, ये एक मेरा नंबर है, स्कूल का नंबर है हमारे। मैं अगर इस नंबर को बताता हूं 7088328646, तो मैंने जब बताया तो मैंने इस नंबर को जो रिपीट किया ना बच्चों, वो दो दो की डिजिट में किया। कितने? दो दो की, दो दो डिजिट की मतलब फॉर्मेट में मैंने इस नंबर को एक्सप्लेन किया या आप लोगों को बताया। अब ये क्या था? अब आप मेरे से एक सवाल करते हैं कि नहीं सर, आप दो दो की डिजिट में मत बताइए नंबर को, तीन तीन की डिजिट में बताइए, मतलब तीन तीन डिजिट को एक साथ लेकर के बताइए, इस तरीके से। ओके, जब मैंने ये कहा तो मैंने कोशिश की 708, फिर उसके बाद 832। तो मेरे को क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, मेरे को इस नंबर को बताने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं डगमगा रहा हूं। मतलब जैसे मैं अगर दो, आप मुझसे कहोगे कि दो डिजिट के पैटर्न में बताइए, तो 7088328646 मैंने बता दिया। लेकिन जब आपने मुझसे कहा कि सर नहीं,
2 नहीं 3 डिजिट के फॉर्मेट में बताइए, 3 डिजिट के पैटर्न में बताइए, तो मेरा दिमाग ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वजह, क्योंकि मेरे ब्रेन ने, मेरे दिमाग ने इस इंफॉर्मेशन को जो स्टोर किया था वो चंकिंग के फॉर्मेट में किया था। चंकिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं, अब ध्यान से समझा। चंकिंग, चंकिंग मेमोरी क्या होती है? हमारा जो ब्रेन है ना बच्चों, जब कोई इंफॉर्मेशन लेता है, जब हम कोई से इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी बात बताते हैं, जो मेरे अभी तुम बात सुन रहे हो, ये सारी बात सुनने के बाद आपका ब्रेन इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है। ओके, तो ये जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ये चंकिंग के फॉर्मेट में करता है, चंकिंग की फॉर्म में करता है। चंकिंग क्या होती है? छोटी छोटी सेगमेंट, टुकड़ों में। यानी कि हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर दी, ये टुकड़े बनाता है। हमारी जो ब्रेन की मेमोरी कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जगह जगह अलग अलग जगह पर मेमोरी होती है, अलग जगह पर स्टोर होती है सेगमेंट के फॉर्मेट में। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ जैसे रैक होती है। रैक का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है कुछ रैकिंग बनाता है, रैक बनाता है इस तरीके से, और स्टोर यहाँ मेमोरी भी स्टोर हो रही है, यहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो रैक की फॉर्मेट में इस तरीके से मेमोरी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। तो इसको जो ये क्या करता है, जैसे मैंने नंबर याद किया, तो मेरे नंबर ने 2-2 डिजिट का क्या बनाया? एक पैटर्न बनाया। फिर बीच में स्पेस हुआ, क्या हुआ? जगह खाली रही। फिर से 2 डिजिट को याद किया, फिर से बनाया, फिर 2 डिजिट को याद किया, फिर से बनाया, फिर से 2 डिजिट को याद किया, फिर से बनाया। इस तरीके से मेरे ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। अगर आप 3 डिजिट में करते हो तो आपका ब्रेन 3 डिजिट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, फिर एक स्पेस लेगा, फिर क्या करेगा? फिर करेगा, फिर स्पेस लेगा, फिर लेगा। मतलब इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है सेगमेंट के फॉर्मेट में, यानी कि ब्रेक कर करके टुकड़ों के फॉर्मेट में। ओके, तो इसी को बोलते हैं चंकिंग। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या समझा आप लोगों ने? समझते रहना हर एक बात को। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को चंकिंग के फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि एक सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर कर ली या एक बार में स्टोर कर ली, टुकड़ों में करता है। ओके, आगे अब हम बात को समझते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है, अब इसको मेमोरी को समझते हैं बच्चों। जो मेमोरी होती है ना, ह्यूमन मेमोरी, उसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। कितने? सबसे पहले मतलब 3 स्टेप में काम करेगी। सबसे पहले है एनकोडिंग, ओके, फिर उसके बाद स्टोरेज, और उसके बाद रिट्रीवल। 3 स्टेप में हमारी मेमोरी काम करेगी। ध्यान से सुनते रहना। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। ओके, इन 3 स्टेप को अच्छे से समझ लो, आपको अपने ब्रेन के मैकेनिज्म को समझने में आसानी होगी। मतलब आप कहीं ना कहीं आपके अपने ब्रेन के मैकेनिज्म को समझने लग जाएंगे, और ब्रेन का मैकेनिज्म समझ लिया, उसका काम करने का ढंग समझ लिया, तो फिर आप अपने ब्रेन से काम लेना भी सीख जाएंगे। ये बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनकोडिंग को पढ़ते हैं। अब बच्चों ये एनकोडिंग क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर मिलियंस न्यूरॉन है। न्यूरॉन कुछ इस तरह की शेप का होता है जो आपको दिख रहा है। ओके, तो ये जो न्यूरॉन है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इसका एक्टिव करना, सारी चीजों का काम करता है ये। ओके, एनकोडिंग क्या है? पहले एनकोडिंग को समझते हैं। एनकोडिंग क्या है? जो इंफॉर्मेशन होती है ना बच्चों, मैंने बोला चंकिंग की फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, टुकड़े के फॉर्मेट में। अब वो जो टुकड़े के फॉर्मेट में जाती है ना बच्चों इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है हमारा ब्रेन? उसकी कोडिंग करता है। कोडिंग का मतलब उसके कोड बनाता है। ओके, जिसको बोलते हैं एनकोडिंग। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जा रही है, वो जो इंफॉर्मेशन है ऐसे के ऐसे नहीं जाती। मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो ये जो पेन है, मैं ये जो पेन की इंफॉर्मेशन है मेरे ब्रेन के अंदर जो स्टोर हुई है, वो वैसी की वैसी नहीं हुई। इस पेन की इंफॉर्मेशन के कोडिंग हुई मेरे ब्रेन के अंदर, और वो जो कोडिंग है वो तब जाके स्टोर हुई। ओके, तो वो कोडिंग कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। अगर जिस आप लोगों ने ब्रेन की कोडिंग सीख ली, एनकोडिंग सीख ली, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंट अपने दिमाग में रखनी सीख जाएंगे। ओके, जैसे ये कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, पहले इसकी एनकोडिंग की थोड़ी सी हम क्या पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग का मतलब है, क्या मतलब है? कि ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे वो स्टोर
और बाद में रिट्रीवल कर सके। रिट्रीवल का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को बाद में रिकॉल कर सके, बाहर निकाल सके, वो सब हम समझते चलेंगे। यानी कि ब्रेन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ऐसे क्या है फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे वो बाद में स्टोर करे, बाद में निकाल सके। इसे क्या बोलते हैं, हम एनकोडिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, जो तुम देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, सोचते हो, उन्हें ब्रेन मेंटल कोड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सारी चीजों को उन्हें क्या करता है, ब्रेन हमारा मेंटल कोड बनाता है उनके, और फिर जाके वो क्या हो जाते हैं, वो मेमोरी मतलब स्टोर हो जाते हैं, में बदलता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। इनपुट आया, प्रोसेस हुआ और बाद में वो स्टोर हुआ। तो ये हमारा एनकोडिंग होता है। अब एनकोडिंग करने का सही तरीका क्या होगा बच्चों, जिसने एनकोडिंग करना सीख लिया, समझ लो उसने इंफॉर्मेशन को परमानेंट रोकना सीख लिया। हम क्या करते हैं बच्चों, हम कोई इंफॉर्मेशन हमने किताब पढ़ी, तुरंत भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता क्या हो, क्यों, मतलब कहाँ चली गई वो जो याद क्या हुआ था। वजह, क्योंकि हमसे उसकी एनकोडिंग करनी नहीं है। हमारा ब्रेन कैसे एनकोडिंग करवाना चाह रहा है वैसे आप कर ही नहीं पाए। तो एनकोडिंग करने का सही तरीका क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर वो समझ लिया आपने तो समझ लो आपकी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो जाएगी, मतलब जिसे आप नहीं भूल पाओगे, जरूरत पड़ने पर हमेशा मतलब याद कर पाओगे, रिट्रीव कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग करनी नहीं आती, बस वही एनकोडिंग करना हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग लेक्चर में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, फोकस बनाए रखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब हम पहले बात करते हैं न्यूरॉन एंड स्टोरेज। दूसरी बात क्या है हमारी, न्यूरॉन की स्टोरेज की, जो हम स्टोरेज कर रहे हैं। हम 3 स्टेज में पढ़ रहे हैं ना अपने ब्रेन को। सबसे पहला क्या है हमारा, एनकोडिंग, दूसरा क्या है स्टोरेज, और तीसरा क्या है रिट्रीवल। तो स्टोरेज की बात करते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को लगातार देनी होती है। लगातार क्या होता है, देखो मैं आज जो मैं समझा रहा हूँ ना बच्चों, ध्यान से सुन लेना, यकीन मानना बहुत जरूरी है आपके लिए लेक्चर। ये मामूली लेक्चर नहीं है, जो आधा घंटे तक ये लगभग लेक्चर शूट होगा। इस आधा घंटा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है अगर आपने दिल और दिमाग से बात सुन ली तो। जो स्टोर है बच्चों, जो मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की, अगर उस इंफॉर्मेशन को आप परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने जो रीडिंग की, जो आपने इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया, वो आपके ब्रेन के अंदर हमेशा स्टोर रहे, तो उसका एक तरीका होता है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअसली आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार आनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक कैसे, मान लो हम बुक रीड कर रहे हैं, आपने बुक को रीड करना स्टार्ट किया बच्चों, ओके, आप बुक को रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, आप बुक रीड कर रहे हैं, आपने 4 लाइनें पढ़ी, 4 लाइन पढ़ने के बाद में आपका ब्रेन कहीं और पहुंच गया, इंफॉर्मेशन जा रही थी, ब्रेन कोडिंग कर रहा था, स्टोर कर रहा था, अचानक से जब वो कोडिंग हो रही थी, ये कोडिंग मान लो, फिर स्पेस, फिर कोडिंग हो रही थी, फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है कुछ और आ जाती है। यहाँ पर कोडिंग करते करते क्या आने लग जाती है, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप कुछ और सोचने लग जाते हो। फिर आपको याद आता है, नहीं यार मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, मैं तो इस बारे में स्टडी कर रहा था, ये क्या सोचने लग गया। फिर आप अपने ब्रेन के साथ जबरदस्ती करते हो, फिर से आप अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हो, फिर से वहीं आगे, फिर आपके ब्रेन ने सेम इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करनी स्टार्ट की, और फिर आप इधर उधर हो गए। तो आप जो कंसिस्टेंसी थी, जो कॉन्टिन्यूअसली इंफॉर्मेशन आनी थी, उसको कॉन्टिन्यूअसली नहीं ला पा रहे, बीच बीच में अलग इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन का जो एक भसड़ सी मच जाती है, और उस भसड़ के चक्कर में आप सही इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल नहीं कर पाते, मतलब आपने क्या स्टोर किया है वो आप बाहर निकाल नहीं पाते। आपको जरूरत किस तरह की इंफॉर्मेशन के बाहर निकालने की, उस इंफॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक इंफॉर्मेशन एक बार में कंसिस्टेंटली आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली आनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन चीज। इसीलिए पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो रील्स देखने वाले बच्चे हैं ना, यकीन मानो बर्बाद होने वाले हैं। वो जिंदगी में इतने पछताने वाले हैं कि उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होगा। वजह क्या है बताऊं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या वजह है, आपने फोन निकाला, रील्स देखनी स्टार्ट की। जब आप रील्स देखते हो तो आपके पास, जब रील्स देखनी स्टार्ट की, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट तक की रील्स देखी आपने,
उस 1 मिनट की इंफॉर्मेशन को ब्रेन ने एनकोडिंग करना स्टार्ट किया और उन कोड को मेंटल कोड बनाने के बाद वो स्टोर करनी स्टार्ट की। जैसे ही उसने स्टोर करनी स्टार्ट की, उसके न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ उस इंफॉर्मेशन का, इतने ही आपने रील चेंज कर दी। ओके, अगली अगली इंफॉर्मेशन आई। अब जब अगली इंफॉर्मेशन आई तो अब अगली इंफॉर्मेशन को फिर से ब्रेन ने कोशिश की कि इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। तो उसकी एनकोडिंग करनी स्टार्ट की, फिर से रील चेंज हो गई। तो इससे क्या है, ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, उसका जो स्टोर करने का कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब आपका ब्रेन क्या किस तरीके से तैयार हो रहा है, आपका ब्रेन अब ऐसे तैयार हो रहा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा वक्त तक नहीं स्टोर करना, चेंज कर देना है। आपके ब्रेन की जो ट्रेनिंग है वो ऐसी हो गई कि आप 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा एक इंफॉर्मेशन को ले ही नहीं सकते, आपको इंफॉर्मेशन बदलनी पड़ेगी। अब ब्रेन ऐसे तैयार हो गया, तो अब वहीं आप एक किताब पढ़ते हो, अब किताब तो आपने सेम इंफॉर्मेशन आनी है, तो आप जब किताब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रेन तो रील से ट्रेंड हो चुका कि एक मिनट ज्यादा से ज्यादा सेम इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अब आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है जो आप लगातार उसको घंटों, आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन को मतलब आपकी ब्रेन की जो कैपेबिलिटी बनी है वो तो इंफॉर्मेशन को बदल बदल के लेने की बन गई। या अभी आप इमोशनल वीडियो देख रहे हो, फिर कोई एक्साइटिंग वीडियो देख ली, फिर कोई इंटरटेन वीडियो देख ली, तो अलग अलग क्वालिटी की वीडियो आ रही थी, अलग अलग इमोशंस की वीडियो आ रही थी। तो आपका ब्रेन जो तैयार हुआ अलग अलग इमोशंस की वीडियो देखने के लिए तैयार हुआ, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन थोड़े वक्त के लिए लेने के लिए तैयार हुआ। जब आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रेन उसी चीज को मांगता है कि नहीं, एक टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो समझ में आई रील्स देखने की क्या प्रोसेस, मतलब कितना नुकसान होने वाला है। एक प्रोसेस होता है ब्रेन का, एक ढंग होता है ब्रेन का, एक मैकेनिज्म होता है ब्रेन का, उसको ब्रेक कर रहे हो आप लोग। और इसको ब्रेक करने का नतीजा आप समझ रहे हो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो। आज से अपने फोन का या किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम कम करो। जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्टिन्यूसली जाने दो। अगर ब्रेक कर करके लोगे ना तो जो न्यूरो हैं वो प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी, हमारे न्यूरॉन्स प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाएगी, सही ढंग से कर नहीं पाएगा, ब्रेन का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा, मैंने इसमें कुछ डाल दिया है, इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस फॉर्म में आनी चाहिए, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है टू टू, मतलब ब्रेकिंग फॉर्म में। बुक आप लगातार नहीं पढ़ पाते, डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब इस एक प्रॉब्लम और है कि आप जब रीडिंग कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे, अंदर जा रही है, फिर अचानक से क्या होने लगे, आप किसी से बात करने लगे तो इंफॉर्मेशन जाने लगी वापस। तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो कंटिन्यूसली लेते रहो, दो मत। अभी तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था हमारा ब्रेन, फिर रिलीज करने लग गया। तो वो भी क्या होगा, आप समझने की कोशिश करें उस चीज को। आप अगर चाहते हो कोई इन्फॉर्मेशन लगातार आपके पास आए और उसको परमानेंट स्टोर करें, तो फिर आपने कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन का को लेते रहना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन से आपका ब्रेन का मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, प्रोटीन बेहतर तरीके से नहीं बन पाती। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसको बताने का, हम जो है जो कोडिंग है ब्रेन की स्टोर करने के लिए वो डबल ट्रिपल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं अपने स्कूल के अंदर एक गोल्डन बैच चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? गोल्डन बैच। ठीक है, इस गोल्डन बैच की मैं कुछ पॉलिसी बना रहा हूँ। जैसे इस गोल्डन बैच में कुछ इसी तरह के बच्चे चाहिए। इस गोल्डन बैच में पढ़ने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूसली आना है, कोई छुट्टी नहीं मारनी है। इस गोल्डन बैच में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। इस गोल्डन बैच में आपको कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा। इस गोल्डन बैच में रोबोटिक साइंस सिखाई जाएगी। इस गोल्डन बैच में आपको कार्बन डेटिंग सिखाई जाएगी। इस गोल्डन बैच में आपको स्पीच सिखाई जाएगी। इसमें मार्केटिंग सिखाई जाएगी, कन्विंसिंग सिखाई जाएगी, साइकोलॉजी सिखाई जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मैंने पॉलिसी बनाई। और मैंने इसको, जो ये बुक ही थी गोल्डन बैच की, वो मैंने एक बच्चे को दी, इसने रीड करने स्टार्ट किया। अब जब इसको रीडिंग करनी स्टार्ट की तो ब्रेन ने क्या किया, इसकी कोडिंग की। क्या की? इसकी कोडिंग की। और कोडिंग करने के बाद में ये ब्रेन के अंदर क्या होने लग गया, स्टोर होने लग गया। तो ये क्या थी? एक कोडिंग थी, फर्स्ट लेयर। तो इससे कोई इंफॉर्मेशन हुई।
लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आपने डबल कोडिंग की। डबल कोडिंग की कि आपने ये डिस्कस किया, क्या किया, ये डिस्कस किया। अब डिस्कस किया तो ये ऑडियो में कन्वर्ट हुई, ठीक है, ऑडियो में। तो ये यहां पर फिर इसके बाद ऑडियो में कन्वर्ट होने के बाद इसकी कोडिंग हुई और फिर ब्रेन में। तो यहां पर इसकी जो कोडिंग हुई वो डबल हो गई। तो जो इंफॉर्मेशन के चांसेस यहां पर देने से स्टोर होने के जितने थे उससे ज्यादा यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर कोडिंग डबल हो गई, डिस्कशन हो गया और ऑडियो भी हो गई। मतलब हमारे ब्रेन ने भी डिस्कशन किया, ठीक है, और हमारे ऑडियो की वजह से भी। लेकिन और बेहतर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए। क्या कीजिए, इमेजिन। जब इमेजिन करते हैं हम लोग, तो इमेजिन करने के साथ हम बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं। मतलब हम सोच रहे हैं कि यार वो गोल्डन बैच है, उसमें ये काम हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे, पूरा इमेजिन, पूरी एक पिक्चर बना रहे ब्रेन के अंदर। तो अब जो कोडिंग हो रही है ना बच्चों, वो बहुत बेस्ट लेवल की हो रही है। और ये जो स्टोर होगी इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही परमानेंट लेवल की होगी। तो हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में परमानेंट स्टोर करनी है तो उसकी कोडिंग इमेजिनेशन के फॉर्मेट में कीजिए। आप उसको इमेजिन कीजिए। इमेजिन करते हो ना तो बाकी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती हैं और आप उसके बारे में बहुत गहराई से सोचने लग जाते हैं। और जब गहराई से सोचते हैं ना तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं यहाँ पर क्या बना देते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ना, जब ये बन जाती है तो इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो जाती है। ओके, ये हमारा सही तरीका होगा ब्रेन की सही कोडिंग करने का। अब तीसरा पॉइंट है हमारा रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या होता है, जो आपने अभी तक एनकोडिंग की इंफॉर्मेशन को कोड के फॉर्मेट में, मेंटल कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको स्टोर किया, दूसरे में स्टोर किया। स्टोर करने का तरीका भी आपने समझ लिया। अब ये जो स्टोर मेमोरी है, ये स्टोर इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे रिकॉल किया जाए, इसको बाहर कैसे निकाला जाए, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिट्रीवल। मतलब जो हम इंफॉर्मेशन वापस निकालते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ कि ब्रेन के बारे में मैंने स्टडी किया था, मैंने रिसर्च की थी कई दिन तक लगातार, और रिसर्च करने के बाद वो जो मैंने उसकी एनकोडिंग बहुत बेहतरीन लेवल पे की। जब एनकोडिंग बहुत बेहतरीन लेवल पे की तो वो इस हमारी मेमोरी थी उसमें बेहतरीन तरीके से वो स्टोर हो गया। अब जब स्टोर हो गया, जब मैं पढ़ाने के लिए यहाँ कैमरे के आगे खड़ा हुआ, तो ये सब मैं क्या रिट्रीवल कर रहा हूँ, ताकि, और रिट्रीवल कब कर पा रहा हूँ, जब पीछे स्टोरेज बेहतरीन से हुआ, उसकी कोडिंग बेहतरीन से हुई। ओके, तो अब इस रिट्रीवल करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से मतलब होता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से रिट्रीवल हो जाए तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे सबसे फिजियोलॉजी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रेस का एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे 10th क्लास 12th क्लास या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो, तो आप जब जाते हो ना, तो उससे जब आप तैयारी करते हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मेरे को पूरा सिलेबस आता है, ये चैप्टर भी आता है, ये भी आता है, सब आता है। लेकिन जैसे ही आपने एग्जाम करना स्टार्ट किया, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आप एक प्रेशर में आ जाते हो, एक स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ने लग जाता है। जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आप कई क्वेश्चन का जवाब बना नहीं पाते। क्या हुआ, कई क्वेश्चंस का जवाब आप बना ही नहीं पा रहे। और जब आप एग्जाम देने के बाद आ जाते हो तो आप कहते हो कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी था, मुझे याद भी था, फिर मैं इसका जवाब क्यों नहीं बना पाया। तो उसकी सिंगल वजह पता क्या थी, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो जो आपके पास मेमोरी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको भी आप रिट्रीवल नहीं कर पाते। किसी भी इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल करने के लिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से रिट्रीवल हो जाए तो स्ट्रेस लेस होना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। बहुत स्ट्रेस के बिना आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल कीजिए, आसानी से होगी। तो समझ में आया। फूड, अच्छा खाना नहीं खाओगे तो भी रिट्रीवल करने में प्रॉब्लम होगी। हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, वो फास्ट फूड वगैरह ये जंक फूड छोड़ने पड़ेंगे। स्लीप, अच्छी नींद होनी जरूरी है, 6 से 7-8 घंटे तक की नींद लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका रिट्रीवल अच्छा रहे। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कई बार मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो अचानक से मैं रिट्रीवल कर रहा हूँ। अब रिट्रीवल करते करते फिर अचानक से कुछ सामने आ जाता है, या कोई टीचर बोलने लग जाता है, कोई बात पूछने लग जाता है, तो मैं उनसे बातें करने लग जाता हूँ। फिर दोबारा जब मैं क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा था, बच्चों बताओ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं रिट्रीवल क्या कर रहा था। तो डिस्ट्रैक्शन भी रिट्रीवल को मुश्किल बनाती है।
डिस्ट्रैक्शन का नहीं होना चाहिए। डिजीज, बीमारियां, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, आप कोई सीरियस पेशेंट हो, तो शायद आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टोर है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो यार मेरे को आता तो था, लेकिन अभी शायद कमजोरी की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ऐसे देखा होगा आपने, कई लोगों को बोलता हुआ सुना होगा। बीमारी की वजह से वो इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से चीज़ों का रिट्रीवल कर सके, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवाइज कीजिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए। जैसे आप प्रेयर में जन गण मन पढ़ते हो, रोज रोज पढ़ते हो, तो इसका रोज रिवीजन होता है। तो आप कहीं भी, आप किसी के सामने भी धड़ाक से बोल देते हो। आप ऐसी चीज़ें बहुत सारी, जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के मैं चीज़ों को इतना पढ़ता रहता हूँ, तो अचानक से भी कोई मेरे से पूछता है, धड़ाक से निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रिवीजन इतनी बार हो गया। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है रिट्रीवल होने के लिए। आप किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा जाओ, उस क्लास में मेरे सामने वाली जो क्लास है उसमें मेरे एयरबड रखे हुए हैं, बच्चे से मैंने बोल दिया। अब वो क्लास में जाता है, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है उसको, लेकिन अब उसने डर की वजह से ये तो कहा नहीं कि सर एयरबड क्या होते, पहुंच गया ढूंढ रहा है। अब उसको समझ ही नहीं है एयरबड होते क्या है, वो कैसे लाएगा? तो किसी भी चीज को रिट्रीवल करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, हर एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ। किसी भी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन तक पहुंचा रहे हो, उसकी कोडिंग कर रहे हो, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। पहले उसको बारीकी से समझो कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या, इसका मतलब क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग होगी तभी रिट्रीवल हो पाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे फोकस करो। अब आते हैं, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं, बस ये स्लाइड लास्ट स्लाइड है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन इन बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए, शायद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अब जो हमारी मेमोरी है बच्चों, वो 3 तरह की होती है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा सेशन खत्म है। जो हमारी सेंसरी मेमोरी है, अब सेंसरी मेमोरी का क्या मतलब है? मेमोरी 3 तरह की है, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे लंबी, सबसे टिकाऊ मेमोरी कौन सी है, तो वो तो यही होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन मैं कहूं सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो नहीं है। ओके, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर मूवी बनी है, आमिर खान की गजनी मूवी। ऐसा कुछ नहीं होता जैसे मूवी में बताया गया, दिखाया गया है, उससे अलग होता है, जो आपको आज समझ आ जाएगा। वो बेवकूफ़ बनाएंगे ना लोग आपको इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्रेन का ये तो एक मैकेनिज्म ही नहीं है, ब्रेन का तो ये प्रोसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया आज। ओके, तो सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, सबसे कम टाइम तक याद रहने वाली जो मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन जो सबसे कम टाइम रहती है, सबसे कम टाइम स्टोर होती है, वो होती है सेंसरी मेमोरी में। अब ये, इसमें कैसी कैसी मेमोरी होती है? जो देखकर याद रहे, सेंसरी मेमोरी में आती है, जिसको बोलते हैं हम आइकोनिक मेमोरी। जो देखकर चीजों को इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, वो आइकोनिक मेमोरी में आती है, मतलब सेंसरी मेमोरी में आती है, आइकोनिक मेमोरी बोलते हैं उसको। इकोइक, सुनकर जो आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इकोइक मेमोरी होती है। आपके कान के अंदर जो मेमोरी, मतलब इंफॉर्मेशन गई और उसके सुन के आपने स्टोर की, बहुत कम, कभी कभी 1 सेकंड तक की भी स्टोरी होती है, 10 सेकंड 15 सेकंड तक स्टोर होती है। तो इकोइक होता है हैप्टिक, टच करके कैसे? जैसे आपने कोई छू के देखा, यार छू के कुछ महसूस हुआ, वो जो मेमोरी है वो बहुत कम टाइम की होती है। अगला है ओल्फैक्टरी मेमोरी। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघकर जो मेमोरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ गेंदे की खुशबू कैसी होती है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो बताओ आप कमेंट्स बॉक्स में कैसी होती है। आप ये तो बता सकते हो कि ये खुशबू, आप कोई खुशबू सुंघाई जाए तो आप बता सकते हैं ये खुशबू इस चीज की है, ये खुशबू गेंदे की है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि खुशबू गेंदे की होती कैसी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ओल्फैक्टरी मेमोरी में आती है, ये आप नहीं बता पाओगे। ठीक है? गैस्ट्रोरी, तो गैस्ट्रोरी में आता है टेस्ट। मैं आपसे कहूँ, बताओ भाई, आपसे बोल रहा हूँ कि भाई कोई डिश का नाम लेता हूँ मैं, बोलो पिज्जा, बताओ टेस्ट कैसा होता है इसका। तो पिज्जे का टेस्ट कैसा होता है, ये तो बता दो कि ये टेस्ट पिज्जे का है, लेकिन ये नहीं बताओगे कैसा होता है। तो वो जो मेमोरी होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी मेमोरी सेंसरी मेमोरी में आती है। अगला होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है, जो आप काम कर रहे होते हो, जो देख के मेमोरी इकट्ठी होती है, रीड कर रहे, पढ़ने से मेमोरी होती है, थोड़ी टाइम, इससे थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये एक साथ में ये 7 + -2
मतलब या तो 7 में से 2 घटाओ 5 या 7 में 2 जोड़ दो 9। 5 से 9 चीज़ों को एक साथ याद रख सकती है, ये जो मेमोरी है, और ज़्यादा लंबे समय तक ये याद नहीं रहती है। ये बस इस सेंसरी मेमोरी से थोड़ी-सी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, जो थोड़ी ज़्यादा टाइम तक के लिए रह जाती है। रीडिंग के दौरान, देखने के दौरान इकट्ठी होती है। लेकिन अब पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेमोरी, जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक क्या है? एक्सप्लिसिट, और दूसरा है इम्प्लिसिट। 2 तरह की मेमोरी होती है ये। ओके, एक्सप्लिसिट में जो मेमोरी होती है, एक होती है एपिसोडिक। एपिसोडिक मेमोरी बहुत लंबे समय तक याद रहती है और ये बहुत ही मेमोरेबल होती है। जैसे ये इवेंट पे जुड़ी हुई होती है, घटनाओं पर। घटनाओं पर कैसे? कि यार बचपन में जो है ना, मैं बेर तोड़ने जाया करता था। आप किसी किसी बुजुर्ग आदमी से पूछोगे ना कि यार दादाजी आप अपने बचपन की बात बताइए ना, तो बड़े खुशी-खुशी एकदम स्माइल आ जाएगी उनके चेहरे पर और बताएँगे कि भई हाँ, मैं बचपन में ये किया करता था। आप उनसे कुछ भी पूछोगे ना, तो कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी अपने बचपन की बातें बता देगा, बहुत लंबे समय तक की बातें बता देगा। तो ये वो मेमोरीज़ होती हैं, जो प्रैक्टिकल घटनाओं पर आधारित होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग हुई हुई होती हैं। तो उस बेस की मेमोरी को जो बोलते हैं, वो बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। एक होती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी से का मतलब होता है जो ज़्यादा रिहर्सल की वजह से आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी सेव हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन हमेशा सेव हो जाती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जितना इसके ऊपर रिसर्च किया था मेमोरी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, उससे ज़्यादा मैं कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। वजह क्या है? ये ऑटोमैटिक ही खुद निकलती चली आ रही है, क्योंकि ये मेरे पढ़ाने की वजह से मेरे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। अब जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स रैंडमली मैं किसी भी क्लास का पढ़ाने लग जाता हूँ, तो खुद से खुद इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन से निकलने लग जाती है, ऑटोमैटिक। क्यों? क्योंकि मेरे प्रैक्टिस की वजह से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन के अंदर बैठी हुई है, जो मुझे पता भी नहीं है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर है, वो ज़रूरत पर खुद निकलने लग जाती है बाहर। अब संजीव सर, अभी आ गया मैं, 2 मिनट सुनो, कुछ ले आओ बाहर से, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगला पॉइंट है हमारा अगला है हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इम्प्लिसिट मेमोरी में इसको भी 2 तरह की से देख लेते हैं। पहला हमारा प्रोसीड्यूरल मेमोरी। प्रोसीड्यूरल मेमोरी वो क्या होती है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से सबकॉन्शियसली सेव होती है। सबकॉन्शियसली मतलब हमारी काम करने की वजह से वो चीजें परमानेंट हमारी जिंदगी में सेव हो चुकी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप देखो बैंक में जो टाइपिंग करते हैं या जो टाइपर होते हैं, वो इधर उधर भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है कि धड़ करते रहते हैं। या आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपने उनको गुस्सा दिला दिया, वो 4-5 गालियां दे रही हैं, पूरा पूरा का पूरा ध्यान आपकी तरफ है, लेकिन बेलन से रोटी भी धड़ाधड़ बेल रही हैं, फिर भी रोटी बिल्कुल गोल हो रही है कि नहीं? और आप जैसे एक एग्जांपल देखूं, आप वो क्या है, वो प्रैक्टिस की वजह से हो गई है वो मेमोरी। या आप किसी साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, तो आप किसी चीजों में खोए हुए हैं, और जो खोए हुए हैं फिर भी आप अपने घर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के पास वो मेमोरी है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टीयरिंग है वो उधर की तरफ घूम जाता है। तो वो होती है कौन सी? प्रोसीडियल। अब क्लासिकल और कंडीशनिंग मेमोरी ये होती हैं प्रैक्टिस से होती हैं ये भी। ये कैसे? या ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। जैसे मेरे को पता है कि मेरे को 5 बजे उठना है। अब मैं कुछ दिनों तो 5 बजे का अलार्म लगा देता हूँ, लेकिन कुछ धीरे-धीरे अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, मेरी खुद ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। तो ये कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन के साथ में। या आप देखते हो कि भी आपसे कहता कि भी यार इमली खा लो। जब आप इमली खाने के लिए गए, तो तुरंत आपके मुँह में पहले ही पानी आ गया, क्योंकि ये मेमोरी थी आपके ब्रेन के पास, जो आपको पता है कि ये इमली का टेस्ट कैसा होता है, तो उसके हिसाब से उसने सलाइवा रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो कंडीशनिंग के हिसाब से होती हैं। ओके? तो उम्मीद होगी, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।